So let's start respiration in plants. Respiration in plants directly as the word suggests, इसका मीनिंग क्या है? ओवरऑल डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में. फोटोसिंथेसिस और इसमें यही एक डिफरेंस है कि जो रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इट इज फॉर ऑल काइंड ऑफ टिश्यूज. सबके लिए वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू आउट उनके जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनको कंटिन्यू रखने के लिए. जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे वो एनर्जी देंगे. फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली क्या हुआ था कि इस टाइप के एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो बेसिक मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है एंड दैट मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द ग्लूकोज. दिस इज द मेन बेसिक मॉलिक्यूल जो कि एनर्जी सोर्स है जो फ्यूचर में एनर्जी प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है. तो ये मॉलिक्यूल को बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस हुआ था. तो इसीलिए वो थोड़े देर के लिए सनलाइट से ट्रैप किए हुए कुछ एक्सेस एनर्जी तक ही लिमिटेड रहते. वो सबके लिए एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा सकते. दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर प्लांट अगर कुछ इस तरीके से एवोल्यूशन हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में ही सारी एनर्जी यूज होगी एंड उसके बाद जो ग्लूकोज होगा उसका फिर से ब्रेकडाउन वहीं पे हो जाएगा. सो दैट विल बी कन्वीनियंट. एक स्टेप में सारी चीजें मिल रही हैं. बट ऐसा फिजियोलॉजिकली पॉसिबल नहीं हो सकता. पॉसिबल इसीलिए नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अगेन अबाउट द सिस्टम. इट्स द सेम थिंग जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है कि रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन या डाइजेशन कभी भी कंबाइन नहीं हो सकते बिकॉज उनका पर्पस अलग है. टाइप ऑफ टिश्यूज कह लो वो अलग है. सिमिलरली यहाँ पे टाइप ऑफ सेल्स टिश्यूज अलग हैं और उनका स्पेसिफिकेशन अलग है. एंड क्योंकि स्पेसिफिकेशन अलग है तो एक ही टाइप का मेटाबॉलिक फंक्शन वो परफॉर्म करवा सकते. That is the main cause. That is the main reason जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अलग एंड क्लोरोप्लास्ट अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. अब ये जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है तो ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल जिनका है वो गैसियस एक्सचेंज का है. गैसेस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. गैसियस एक्सचेंज जरूरी है. एनिमल फिजियोलॉजी में भी आपने यही पढ़ा था. और एट द एंड एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा इन विच फॉर्म व्हाट इज द मेन करेंसी दैट इज द एटीपी. एटीपी सिंथेसिस हो रहा है. अब इनका जो पैटर्न है यानी प्रोडक्टिविटी जो होगी ये दो तरीके से होती है. एक ऐसी प्रोडक्टिविटी हो रही है जो कि एरोबिक कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे. एरोबिक यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एक ऐसी प्रोडक्टिविटी हो रही है जो कि एनएरोबिक कंडीशन में होगा. इट मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है. मैं बस आपको रिपीट करवा रही हूँ कि क्या क्या पढ़ा है ताकि आप रिकॉल कर सको. अब एरोबिक और अनएरोबिक में एक चीज बहुत कॉमन है. कॉमन ये है कि फोटोसिंथेसिस तो हो गया, ग्लूकोज मिल गया. अब ये ग्लूकोज एरोबिक में भी चलेगा एनएरोबिक में भी चलेगा क्योंकि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है नहीं. तो ब्रेकडाउन तो हो रहा है. यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है. ग्लूकोज का यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्दर ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो सपोर्ट करता है. बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है. जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा बाय प्रोडक्ट्स जो है कि एग्जैक्टली बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे या एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर रिलीज होता है एंड लॉट्स ऑफ एटीपी यानी मेन एनर्जी मॉलिक्यूल. प्लस साथ ही साथ इसके साथ साथ कुछ हीट भी प्रोड्यूस होता है. हीट क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि जब भी चीजों का ब्रेकडाउन होता है मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक होते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है. और जब मॉलिक्यूल फ्यूज होते हैं यानी कंबाइन होते हैं तब एनर्जी लगती है. तो हीट कंज्यूम किया जाता है उस टाइम पे कंबाइन करवाने के लिए या फ्यूजन के लिए. दैट इज द बेसिक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस आप देखते हो ये बेसिक रूल है. एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर बाय प्रोडक्ट की बात करें कि एग्जैक्टली बाय प्रोडक्ट क्या क्या होगा. सो इस केस में बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा लैक्टिक एसिड. वन वेरी गुड एग्जाम्पल. खुद एनिमल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन आवर स्केलेटल मसल्स. जब आप ओवर एक्सर्शन कर रहे हो या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो एक टाइम के बाद जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है या नेग्लिजिबल हो जाती है.
ऐसे केस में बट स्टिल यू आर नॉट स्टॉपिंग, यू आर वर्किंग कंटिन्यूसली, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए जो एटीपी बाइंडिंग है, अब एटीपी बाइंडिंग में आपको याद करना है मायोसिन, उसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट है, तो उस टाइम पे एटीपी कहाँ से लाएंगे, तो एनारोबिक मोड में स्विच होना पड़ता है। तो अगर जबरदस्ती एनारोबिक मोड में स्विच हो रहा है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, कुछ कहीं पे इथेनॉल भी है in case of fermentation. These are the byproducts or end products of anaerobic respiration. So this is about basic कि respiration exactly कौन-कौन सी दो categories का है। पहला जो आज हम ध्यान देने वाले हैं that is on aerobic respiration कि इनमें क्या-क्या steps होते हैं। I'll come back to all the slide. Just मैं सारे steps आपको बता देती हूँ। बेसिक अगर मैकेनिज्म देखें 4 स्टेप मैकेनिज्म है। 4 स्टेप में पहला स्टेप जो होगा दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। एज आई सेड, रेस्पिरेशन में एक मॉलिक्यूल को, जो हमारा बेसिक एनर्जी मॉलिक्यूल है, उसे हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, उनको तोड़ने वाले हैं, और अगर उनको स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे, दैट कंडीशन इज ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड पार्ट है एसिटाइलेशन, यानी एसिटाइलेशन का दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन यानी एसिटाइल को एंजाइम ए अटैच किया जाएगा जो भी ग्लाइकोलिसिस के दौरान एंड प्रोडक्ट मिलता है उसके साथ, दैट विल बी द सेकंड स्टेप। ये जो दो स्टेप्स हैं, these two steps are occurring in the cytoplasma of cell. सेल के साइटोप्लाज्मा पोर्शन में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का ग्लूकोज का डिफ्यूजन हुआ है। डिफ्यूजन यानी सेल, जरूरी नहीं कि हर सेल में बाय डिफॉल्ट ग्लूकोज वहां पे प्रेजेंट हो, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी मीडियम से लेकर आए जाते हैं। तो सबसे पहले जो एनवायरनमेंट उनको मिलता है दैट विल बी द साइटोप्लाज्मा, तो वहीं पे उनका ब्रेकडाउन इनिशिएट किया जाएगा। उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास भेजेंगे। द मेन एक्सपर्ट्स आर द माइटोकॉन्ड्रिया। वहां पे मेजर साइकिल ये क्या है कि लीनियर पाथवेज है। अब बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया है तो मैं उसकी लैंग्वेज यूज कर सकती हूँ यहाँ पे। दीज आर द लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे, रिवर्स हम नहीं जा सकते कुछ भी करके, एक डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो हो रहा है। अब इसके बाद साइकिल स्टार्ट होगा, दैट विल बी द क्रेब्स साइकिल। ये साइकिल इसलिए क्योंकि जो भी एसिटाइलेशन के बाद बाय प्रोडक्ट मिला है या एंड प्रोडक्ट मिला है, उसके साथ अब ऐसा मॉलिक्यूल जुड़ेगा जो फ्यूचर में वापस से दूसरे सेट ऑफ एसिटाइल प्रोडक्ट के साथ ऐड होगा और अपना साइकिल कंटिन्यू करेगा। सो क्रेब्स साइकिल, और यू कैन कॉल इट टीसीए साइकिल। एंड देन द फोर्थ पार्ट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में आपको समझना है, और यू कैन से टर्मिनल ऑक्सीडेशन। यही वो पूरा स्टेप है जहां पे मेजर ऑक्सीजन का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसे ऑक्सीजन हेल्प करता है टू कैरी द इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प कर रहा है। एंड दिस विल अकर इन स्पेसिफिकली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस। मेन एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो इन्हीं स्टेप से मिलता है, और यही स्टेप्स ऑथराइज करते हैं कि एरोबिक रिएक्शन में इतना मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होगा। देन अब जो आगे आप सारे स्टेप्स देखोगे, वो सारे स्टेप्स जो है वो थ्योरेटिकल अप्रोच है टुवर्ड्स एनर्जी प्रोडक्शन। ये मैंने लास्ट टाइम ऑफलाइन में नहीं बताया हुआ है, इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत से एक दो चीजें थी जो तभी हम रॉ थे काफी और पहली बार पढ़ रहे थे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अब फ्लैशबैक में जा सकते हो कि तभी हमने क्या क्या समझा था। जो अभी पढ़ोगे पूरे के पूरे स्टेप्स, ये थ्योरेटिकल अप्रोच है कि आइडियली क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी या क्या स्टेप होता है, और उसके बाद एग्जैक्टली वही हुआ तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा। बट जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकली इतना हो। तो एंड ऑफ ऑल द मैकेनिज्म, ऑल 4 स्टेप्स के एंड में जब हम बैलेंस आउट करेंगे कि कितना नेट एटीपी मिलता है हमें आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन, तब वो थ्योरेटिकल अप्रोच होगा। इट मींस दैट वैल्यू विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑन सिंगल ग्लूकोज ब्रेकडाउन। एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन पे वो भी जो आइडियल रिएक्शंस हैं वो एग्जैक्टली वही फॉलो करेंगे, सो दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर। बट अगर क्वेश्चन आए कि क्या वो मैक्सिमम नंबर से कम भी कुछ मिल सकता है, तो यस, मींस इनसे कम भी आपको मिलेगा।
एक मिनिमम वैल्यू या लेस देन मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है। इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल, इट हैपेंस, सबके साथ होता है, एनिमल, प्लांट, व्हाटएवर, सब में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, सो प्रैक्टिकली बहुत सारी रुकावटें होती है, बहुत सारे रेडिकल्स होते हैं जो इंटरफेयर कर देते हैं और मे बी सम काइंड ऑफ आयनिक इम्बैलेंस। और इलेक्ट्रॉन का लीकेज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वॉलेटाइल है, वल्नरेबल है, उसके पास एनर्जी है, प्लस उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो एक्सेस एनर्जी होने की वजह से और स्टेबिलिटी ना होने की वजह से अगर किसी और मॉलिक्यूल का इंटरफेरेंस हो गया बाय चांस, तो वो उनके साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो जो भी आप 38 एटीपी एंड ऑफ दिस ऑल मैकेनिज्म्स, जब 38 एटीपी के बारे में समझोगे, तो दिस इज द मैक्सिमम theoretical एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, सो अगर इससे लेस देन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट। बट क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में थेरेटिकल या आइडियल या फिर इन जनरल ऐसे टाइप के वर्ड्स यूज कर रहे हैं क्या, ये दिखाने के लिए, मीन्स कांस्टेंट वर्ड या फिर कांस्टेंट नंबर को चाहते हैं या फिर वो वेरिएबल बोल रहे हैं। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, डज एनीवन नीड टू सी द फर्स्ट स्लाइड? प्रीवियस स्लाइड देखनी है किसी को? Okay, if no, then let's move ahead. First step is glycolysis. It is the breakdown of glucose into pyruvate or pyruvic acid. ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड, तो पायरुवेट है 3 कार्बन कंपाउंड, तो ये आपको टोटल 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे पायरुवेट के। ग्लाइकोलाइसिस को हम नॉर्मली ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। जो इनके फाउंडर्स थे या डिस्कवरर्स थे, उनके नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म इज एम्पटन, मेयरहफ, पार्नस। These 3 people, they discovered the glycolysis pathway, और इनके नाम से भी ये जाना जाता है। This is the common pathway. It is common for both aerobic and anaerobic respiration. Because इस pathway में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, सो ये अपने आप ये चीज होती रहती है। नाउ इट इज अ 10 स्टेप, टोटल 10 स्टेप पाथवे है। वो कौन कौन से स्टेप है मैं यहाँ लिखने की बजाय आई एम गोइंग टू शो यू द डायग्राम कि एग्जैक्टली क्या क्या है। इन जनरल पहले देख लेते हैं। ग्लूकोज से शुरुआत होती है, ग्लूकोज के बाद इसी का आइसोमर बनता है, यानी इसी के नॉट आइसोमर, सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप लगता है। अगर फॉस्फेट ग्रुप लग गया, उसके बाद इसका फ्रुक्टोज फॉर्म बनता है, यानी फ्रुक्टोज फॉस्फेट। देन एक और फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, दैट विल बी फ्रुक्टोज बायफॉस्फेट। मैं आपको रफली बता रही हूँ क्योंकि इस तरीके से आप भी याद कर सकते हो कि ग्लूकोज के साथ पहले एनर्जी इन्वॉल्व होगा, इंडल्ज होगा, उसे लगाएगा, उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, फिर उसका फ्रुक्टोज फॉर्म बनेगा, देन अगेन एनर्जी विल बी यूज्ड, तो दो फॉस्फेट ग्रुप्स लगेंगे, तो फ्रुक्टोज बायफॉस्फेट आपको मिलेगा। देन इनका स्प्लिटिंग होगा इनटू 3 कार्बन कंपाउंड एंड व्हिच विल बी ट्रायोस फॉस्फेट। दिस इज द मोमेंट जहां पे अब तक 6 कार्बन चल रहा था, यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन इनमें अब एनर्जी बनना स्टार्ट होगा, दे आर गोइंग टू क्रिएट द एनर्जी नाउ। तो जब अब ये ब्रेक होते जाएंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस करते जाएंगे। सो एनर्जी विल बी, सबसे पहला मॉलिक्यूल ट्रायोस फॉस्फेट के बाद जो मिलता है दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पीजीए। ओके, देन इसके बाद आपको मिलेगा फॉस्फोग्लिसरेट। जब फॉस्फोग्लिसरेट मिलेगा तब बनेगा एनर्जी, एटीपी फॉर्मेशन। इसके बाद
फॉस्फोइनॉल, ये मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी आपने देखे हुए हैं, इनके नाम सुने हैं इन द प्रीवियस चैप्टर, पीईपी। जानबूझ के एब्रिविएशन लिख रही हूँ कि आपको ये चीज समझ में आए। जब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से फाइनली फॉस्फेट ग्रुप हटेगा और सिर्फ पाइरुविक एसिड रह जाएगा, तब अगेन आपका एनर्जी रिलीज होगा। देन एक एनर्जी कहां पे रिलीज हुआ था? फर्स्ट एनर्जी जो ट्रायोस फॉस्फेट का कन्वर्जन होना था इनटू पीजीए, तब यहां पे फर्स्ट एनर्जी मिली थी, दैट इज NADH के फॉर्म में। सो इनिशियली एनर्जी पहले कंज्यूम होगी ताकि फॉस्फेट ग्रुप लग सके, उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी, क्योंकि उसी फॉस्फेट को क्या करना है, यूज करना है टू एक्चुअली क्रिएट सम एक्स्ट्रा एनर्जी। सो दिस इज द बेसिक 10 स्टेप मॉलिक्यूल। लेट मी जस्ट शो द एक्चुअल रिएक्शंस, उनकी लिस्ट, ताकि आप बेटर समझ पाओ। Okay, can you all see the screen? Yes, ma'am. Okay, so these are the step. ये क्या है? स्टेप है जो आपको ध्यान में रखना है। वन मोर थिंग, अगर आपको एग्जैक्टली नोमेनक्लेचर विद द नंबर्स एंड जो प्रॉपर आइडियल फॉर्म होता है बायोकेमिकल या बायोमोलिक्यूल्स की नेमिंग का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो अगर याद नहीं भी हो रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस का कॉन्सेप्ट जरूर समझने की कोशिश करना कि पर्पस क्या है। किसी भी चीज का पर्पस क्या है कि ग्लूकोज को ब्रेक करना है। ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, एनर्जी देना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो एनर्जी दे के पहले ब्रेक करवाना पड़ेगा। प्लस जब वो प्रॉपरली एक्चुअली ब्रेक होने लगेगा, जब कंप्लीटली स्प्लिट होगा, तब वो एनर्जी प्रोड्यूस भी करता है, हीट इवॉल्व भी होगा। तो इसीलिए पहले एनर्जी दिया, एग्जैक्टली एक्टिवेशन ध्यान में रखो। तो उसको एक्टिवेट किया, करने के लिए फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, इसके बाद इनका ब्रेकिंग स्टार्ट हो गया। एंड जब वो ब्रेक हो रहे हैं, साथ ही साथ अपने आप को मॉडिफाई करते जा रहे हैं। एज यू कैन सी, ट्रायोस फॉस्फेट जो है, अब यहाँ पे ट्रायोस बायफॉस्फेट बन रहा है, तो यानी वो अपने आप को अब मॉडिफाई करते जा रहे हैं, यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो जब वो मॉडिफाई करेंगे, तब धीरे धीरे एनर्जी भी प्रोड्यूस करते जाएंगे, एंड इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांजिशन होता जाएगा। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको 1 6 3 पूरा आइडियल नोमेनक्लेचर याद हो विद द फॉर्मूला, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही। बट एक चीज एक्सपेक्ट कर रही हूँ अब, बिकॉज सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो, तो अब अगर ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस को देखोगे, सो इट शुड सीम इजी फॉर यू। वो कॉम्प्लेक्स नहीं लगना चाहिए कि वो हेडेक नहीं लगना चाहिए कि 10 स्टेप रिएक्शन अब हमें पढ़ना पड़ेगा, व्हाट टू डू नाउ। अब आपके लिए ऐसा हो जाना चाहिए कि ओके, अगर ये रिएक्शन सामने है या फिर ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली कि एग्जैक्टली कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है। सो नाउ दिस इज द टाइम टू एक्चुअली मेमोराइज द स्टेप्स। दिस इज द टाइम नाउ। स्टार्टिंग में नहीं था, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो पहले कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि क्या हो रहा है। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम के बाद अब आपको फोकस करना है ऑन द वर्ड्स और मॉलिक्यूल्स नेम, कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, या प्रोसेस एटलीस्ट की कहाँ पे क्या हो रहा है। अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं, यानी ग्लाइकोलाइसिस जब हुआ, टेल मी, आपके सामने सारा रिएक्शन है। नाउ टेल मी, हाउ मेनी टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? टू Okay. यूज हो गए और 2 बने भी नहीं। Okay. बेसिकली एक NADH भी बोल देंगे तो एक एक्स्ट्रा हो गया। Okay. Anyone else? बाकी कोई और बच्चे कमेंट करना चाहते हैं?
Okay, some are saying 6, some are saying 3 and 2. अगर आप टेक्निकली एटीपी के बारे में बात करोगे, सो यस 2 एटीपी, क्योंकि टोटल 4 बनेंगे और 2 जो है वो कंज्यूम हो चुके हैं एट द वेरी बिगिनिंग, सो नेट आपको 2 मिलता है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि NADH भी फॉर्म हो रहा है, एंड एक NADH में कितने एटीपी होते हैं? 3। 3 ATP। उसके हिसाब से आप क्या कंसिडर करोगे? अगर 3 एटीपी कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे टोटल कितने ट्रायोस फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए ना, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एक NADH बना रहा है, तो उसके हिसाब से आपको 2 NADH भी मिल रहा है। अगर 2 NADH मिल रहा है तो यानी 6 एटीपी मिल रहे हैं, तो टोटल अगर हम बात करें तो 8 एटीपी मींस नेट अगर हम बात करें तो 8 एटीपी मिलेगा। बट समटाइम्स जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका लीकेज भी हो जाता है, सो उस टाइम पे अगर इलेक्ट्रॉन लीकेज हो रहा है तो 6 एटीपी भी एज अ काउंट हम कंसिडर करते हैं। सो इधर 6 और 8 इनमें वेरी करता है, बट आइडियली अगर आपको कंसिडर करना है विदाउट एनी मिस्टेक तो 8 यू हैव टू कंसिडर। कैसे और आगे होगा, लेट्स अंडरस्टैंड, मींस अभी फ्यूचर रिएक्शंस आप देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड। बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कहाँ पे कितना बन रहा है। ओके, एनी डाउट्स ग्लाइकोलाइसिस में जो अब तक नहीं पूछा था? एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग? ओके, एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी आया कि जब ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के बारे में ध्यान दोगे तो एक और चीज मिस मत करना, दैट इज द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा एरोबिक रिएक्शन में हमें क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एज द एंड प्रोडक्ट, वाटर एंड ऑल्सो मीन्स एंड एटीपी, वो तो खैर पर्पस है उनका, सो दैट विल बी देयर। तो वाटर अगर पूछे कि कहाँ से शुरुआत होती है वाटर रिलीज की, सो इनिशिएशन ग्लाइकोलाइसिस से ही हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस पूछेंगे और यहाँ पे सिर्फ एटीपी में ही फंस जाओगे और वाटर अगर दिमाग में नहीं आएगा तो आप गलत ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो जब फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फो मींस पीजीए और का कन्वर्जन पीईपी में अगर हो रहा है तो उसी टाइम पे वाटर भी रिलीज हो रहा है, ये बस एक चीज आप ध्यान में रखना। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे पहले कहाँ से वाटर रिलीज होना स्टार्ट होता है, दैट कैन बी द क्वेश्चन। ओके, अगर यहाँ पे कोई डाउट नहीं है देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एसिटाइलेशन। ओके, अभी एसिटाइलेशन यानी आपको मिल चुका है पायरुवेट, तो यहाँ पे स्टार्टिंग क्या होगा इस रिएक्शन का, स्टार्टिंग प्रोडक्ट इज पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी पायरुवेट मॉलिक्यूल से आपको क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव करना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करोगे तो आपको 3 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल कंपाउंड मिलेगा। तो प्लस साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, कोएंजाइम का एडिशन, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया तो अब आपको तुरंत याद आ रहा होगा कि कोएंजाइम क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी है, ताकि ओवरऑल एंजाइम एक्टिवेशन हो सके, कर सके। करेक्ट, ताकि फ्यूचर अभी जो मेटाबॉलिक पाथवे, अपकमिंग पाथवे जो है विच इज द मोर कॉम्प्लेक्स वन, उसको आप आगे आगे इनिशिएट करोगे, तो वो इनिशिएशन कोएंजाइम के लगने से ही हो पाएगा। तो अब एसिटाइल को ए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया इन्होंने। अगर कॉम्प्लेक्स बना लिया है यानी एसिटाइल पायरुवेट का CO2 अगर निकल गया, एसिटाइल फॉर्मेट में आ गया और साथ ही साथ कोएंजाइम के साथ ऐड हो गया एंड इट हैज प्रिपेयर्ड द कॉम्प्लेक्स विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड नाउ। अगर ये सारी चीज हो रही है, इसके बाद यहां तक ये जो पूरा स्टेप है ये कहां पे हो रहा है, एट द मार्जिन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसके जस्ट गेट के सामने ये तमाशा चल रहा है। और अगर ये होगा जैसे ही मेन कॉम्प्लेक्स मिल गया देन
द गेट्स विल बी ओपन और माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा कि बाहर तमाशा मत करो, घर में आ जाओ। तो घर में अगर जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे, तो थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा, दैट विल बी क्रेब्स साइकिल। अब क्योंकि ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे, क्या सेकेंड स्टेप में यानी एसिटाइलेशन में कोई एनर्जी कंजम्पशन या रिलीज होगा या नहीं होगा? मैम रिलीज होगा मैम एनर्जी। ओके, सो व्हाट विल, कौन सा एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज होगा? मैम NADH। करेक्ट। अब मैम NADH यानी यस, मैम एक डाउट है मैम, जो यहाँ पे NADH रिलीज हुआ, क्या हम इसको ग्लाइकोलाइसिस के उसमें काउंट करेंगे? नो नो, दिस इज द सेकेंड पार्ट। अभी क्यों अब फोकस करना है आपको इस पे, ये जरा ये दोनों वर्ड्स पढ़ो। डी कार्बोक्सिलेशन तो समझ गए, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या हुआ कि ये साथ ही साथ प्रोटॉन भी रिलीज कर रहा है, मींस H+ आयन रिलीज कर रहा है, दैट इज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। तो वो जो H+ आयन रिलीज हो रहा है वो NAD+ के साथ ही ज्वाइन हो रहा है। तो आपको टोटल ओवरऑल यहाँ पे कितने NADH मिलेंगे? अगर सिंगल पायरुवेट है तो सिंगल NADH मिल रहा है, क्योंकि ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट दो मॉलिक्यूल यानी दो पायरुवेट कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, तो आपको टोटल 2 NADH मिलता है। तो अगर मैं ATP की टर्मिनोलॉजी में बोलूं, देन हाउ मेनी? 6 ATPs। यस मैम 6 ATPs। तो सेकेंड स्टेप के एंड में आपको 6 ATPs मिल गए। तो अब तक आपको कितने ATPs मिल गए? उधर 8 और यहाँ पे 6, 14 ATPs हमें मिल चुके हैं। अब हमें आगे की जर्नी नेक्स्ट। ग्लाइकोलाइसिस में 8 कैसे मिलेंगे, एक बार बताओ ना। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में 8 कैसे मिलेंगे? विद द हेल्प ऑफ, चलो मैं यहीं पे बता देती हूँ, यहाँ पे NADH, ठीक है। अभी NADH क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ट्रायोस फॉस्फेट जो है अपने आप को PGA में कन्वर्ट कर रहा है, उस टाइम पे रिलीज हुआ H+ आयन और NADH मॉलिक्यूल मिला। क्योंकि फ्रुक्टोज दो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हुआ था, तो 2 ट्रायोस फॉस्फेट थे ना हमारे पास, तो 2 NADH टोटल। तो यहाँ पे 6 हो गया, और जो ATP था वो नेट 2 हमारे पास था, क्योंकि 2 यहाँ पे कंज्यूम हुए और 4 यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, राइट। तो अगर यहाँ पे 2 कंज्यूम होके 4 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो नेट हमारे पास 2 ATP है, और यहाँ पे दूसरा 2 NADH। तो इनका कॉम्बिनेशन विल बी 8 ATP, दैट विल बी योर नेट। तो 8 ये हो गया और 6 ये हो गया। तो अब तक आप लोगों ने कितनी एनर्जी देख ली? यहाँ पे 14 ATPs टोटल। अब नेक्स्ट पार्ट इज द क्रेब्स साइकिल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, यानी ये एसिटाइल CoA 2 कार्बन कंपाउंड के साथ जो मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, वहां पे एंटर कर रहा है, एंड इट विल रिएक्ट विद OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इनमें से एक भी ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं है, जो हाइलाइटिंग मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ, जो आप लोगों ने ऑलरेडी नहीं सुने। हाइलाइटिंग है ये, दिस वन, दिस वन, देन पायरुवेट तो चलो है ही, वो तो मेन पार्ट है, उसके बाद एसिटाइल, एंड नाउ ऑक्सीडेटिव एसिटिक एसिड। इतने मॉलिक्यूल्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू विल रिमेंबर टिल द एंड। और क्योंकि ये वैसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका प्रेजेंस नॉट ओनली इन रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में भी है, प्लस ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके बायोमॉलिक्यूल्स के। तो बायोमॉलिक्यूल्स के भी जब क्वेश्चंस आप करोगे, तो आपको कनेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो इन सब चैप्टर से रिलेटेड होंगे, या फिर वो चैप्टर की वजह से, क्योंकि वो हो चुका है आप लोगों का, तो आपको इस चैप्टर के कुछ मॉलिक्यूल बेस्ड क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। ओके, सो दैट इज रिलेटेड टू अबाउट, मींस क्या क्या आपको मेमोराइज करना है, मॉलिक्यूल वाइज क्या क्या मेमोराइज करना है। ये तो ATP का बैलेंस शीट चल रहा है हमारा। अब ये जो साइकिल है, इसका कॉम्बिनेशन कहां से हो रहा है? एसिटाइल CoA जब एंटर होगा, ये कंबाइन होगा टू मींस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और उसके बाद ये सिट्रेट बनाएगा, विच इज, या सिट्रिक एसिड, अगेन 6 कार्बन कंपाउंड। ये चीज आपको मिली। अब 6 कार्बन कंपाउंड जो है, अब इनका आगे मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी अब इनको स्प्लिट करना है।
शुरुआत कहाँ से हो रही है? 6 कार्बन से हो रही है, एंड साइकिल है तो मतलब एंड में 4 कार्बन तक वापस जाना पड़ेगा. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकिल. तो वो चीज अब शुरुआत होगी. अब उसकी शुरुआत होगी यानी सिट्रिक एसिड के मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे. अब इनके मॉडिफिकेशंस में क्या क्या स्टेप आते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं? सिट्रेट का फॉर्मेशन, आइसोमर पहले बनाएगा, दैट विल बी द आइसोसिट्रेट. जब आइसोसिट्रेट बना रहा है उसके बाद बनाएगा ऑक्सैलो सक्सिनेट. ऑक्सैलो सक्सिनेट के बाद आपको मिलेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट. इसके बाद आपको मिलेगा सक्सिनिल कोए. एज यू कैन सी यहाँ पे भी कोएंजाइम का एडिशन हो चुका है. देन इट विल बी सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, देन अगेन यही है ना वो सक्सिनेट और फ्यूमेरेट वाला रिएक्शन जिसमें करेक्ट एक इनहिबिटर है. Right, that's what I was about to tell you. This is the main example कि यही वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे जो मेन सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है वहां पे एक्चुअली मैलेट ऐड हो जाता है क्योंकि वो एक दूसरे को compete कर रहे होते. मीन्स वहां पे जो सर्टेन एंजाइम है एक्टिवेशन के लिए जो आगे सपोजली जो रिएक्शन था अपने आप को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कराने की बजाय एक्चुअली दूसरा सबस्ट्रेट ऐड हो जाता है. अगर मैलिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो वो ऐड हो जाएगा. उसकी वजह से जो सपोज रिएक्शन है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा. सो दिस इज अगेन वन एग्जांपल जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या फिर कह लो कॉम्पिटिटिव अटैचमेंट के लिए सबस्ट्रेट रिएक्शंस जो है उसमें आप कंसिडर कर सकते हैं. एंड आपका मैंने आई थिंक एमसीक्यू में भी पूछा था दिस एग्जांपल. ना अब ये जो चीजें हो रही हैं आज, अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें वापस से पढ़नी है. अब हमें क्या देखेंगे, मीन्स हमें क्या देखना है नेक्स्ट क्लास के लिए. अब आपको होमवर्क दे रही हूँ या टास्क दे रही हूँ कि आपको ये सारे रिएक्शंस पढ़ने हैं. एंड अब आपको मॉलिक्यूल्स मेमोराइज करने हैं. एंजाइम कहाँ पे क्या लग रहे हैं, अब दैट विल बी इजी फॉर यू क्योंकि अब आपको पता है कि एंजाइम की नेमिंग कहाँ कैसे होगी. आपको स्टेप समझना है कि अगर इस फॉर्म में अगर ये मॉलिक्यूल आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है, आइसोमर बन रहा है, एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है या CO2 निकल रहा है. तो जब ये पर्पस समझ जाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको एंजाइम का नेम भी समझ में आ जाएगा. सो दैट इज योर होमवर्क कि आपको मेमोराइज करना. जब ऑफलाइन राइट, ऑफलाइन में भी आपको समझाया था, प्लस बायोमोलिक्यूल की लास्ट क्लास में भी हमने ये चीज देखी थी कि आपको नेमिंग्स के बारे में कैसे आप याद रखोगे कि एग्जैक्टली उस एंजाइम का काम क्या है. तो रिएक्शंस मींस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स दोनों को देखते हुए हम इजीली समझ सकते हैं. इट्स नो बिग डील. अब आप लोगों को मेमोराइज करना है. जब मेमोराइज करोगे तो मैं क्रेब्स साइकिल कंप्लीट, ये साइकिल कंप्लीट तभी करूंगी और आपसे पूछ के यू हैव टू आंसर नाउ. तो अब आपके पास प्रिविलेज है, नोट्स भी लेके बैठ सकते हो, फोन में पिक्चर्स होंगे वो भी लेके बैठ सकते हो, बट आंसर सबको करना है. पार्टिसिपेशन शुड बी इंपॉर्टेंट. सारे लोग इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, चलो दिस इज इट फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास टुमारो. लेट्स सी यू टुमारो. In morning, everyone please prepare all the first 2 chapters because this is the opportunity. अगर ये कल के दिन आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो फिर 11th खत्म हो जाएगा, 12th स्टार्ट हो जाएगा. तो उसके बाद आपको ईयर एंड में ही मौका मिलेगा सारे डाउट्स पूछने का. सो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल द गुड डाउट्स प्लस नंबर ऑफ डाउट्स, मींस हाईएस्ट नंबर ऑफ डाउट्स टुमारो. चलो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू टुमारो मॉर्निंग. बाय एवरीवन. बाय मैम. Bye, ma'am.